नमस्कार। इस वीडियो में चर्चा करूंगी मैं मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस का केस जो है वो अक्सर महिलाएं जो हैं वो अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सीआरपीसी की सेक्शन 125 के तहत फाइल करती हैं, जिसमें पति लोग बहुत परेशान होते हैं कि मेरी वाइफ पहले से ही अच्छा कमा रही है या उसके परिवार में पहले ही अच्छी खासी संपत्ति है और इनकम है, उसे अपने फादर के यहाँ से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है, या वो कोई बिजनेस कर रही है वो, या अच्छा सैलरी ले रही है, या उसने दूसरी शादी कर ली है और या झूठी एफिडेविट देकर कोर्ट में और सब कुछ गलत प्रूफ करके हमसे मेंटेनेंस ले रही है। तो यदि आप भी इस तरह की किसी परिस्थिति से परेशान हैं या कोर्ट से आपका मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है, जब आपका मेंटेनेंस हुआ था उस टाइम आपके पास साक्ष्य या सबूत नहीं थे कि आप सच प्रूफ कर सकें कि आपकी वाइफ हाईली एजुकेटेड हैं, या जो एफिडेविट दी थी वो सब फेक हैं, या उनका जो सैलरी या जो उनकी एजुकेशन की डिटेल थी वो सब आपके पास, उसके पेपर आपके पास मौजूद नहीं थे और ऑर्डर हो गया और आपने मेंटेनेंस देना शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ऑर्डर हो गया आप मेंटेनेंस दे रहे हैं और बाद में आप सबूत इकट्ठा कर लें, तो आप लाचार नहीं हैं। आप बाद में भी सबूत इकट्ठा कर लेते हैं अगर, तो आप रिव्यू में जा सकते हैं या अपील में जा सकते हैं और आप फिर से अपने केस की सुनवाई करवा के और मेंटेनेंस केस जीत सकते हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या आप अपना मेंटेनेंस बहुत ही कम करवा सकते हैं अगर आपके पास सबूत आ गए हैं जिसके अभाव के चलते जिन सबूतों के चलते मेंटेनेंस का ऑर्डर आपके खिलाफ हो गया था। तो अधिक डिटेल में जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मेंटेनेंस के सेक्शन 125 सीआरपीसी पे मैंने 2 वीडियोज पहले भी बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया एक बार उन वीडियो को भी देखें ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके कि अगर आप की वाइफ पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं और इससे पहले जॉब कर रही थी, अच्छा खासा कमा रही थी, और ये सारी बातें उन्होंने जो एफिडेविट दी है कोर्ट में लगाई है उसमें नहीं लिखी है या लिखी है तो गलत लिखी है, तो आप अगर उन्होंने जो भी एफिडेविट में लिखा है वो सब झूठ था और आप ये प्रूफ कर ले जाते हैं न्यायालय में, आपके पास सबूत है उनकी एजुकेशन का, उनकी जॉब करने का और उनके बिजनेस का, या जो भी इससे संबंधित आपको साक्ष्य मिले हैं कि एफिडेविट में झूठ लिखा गया था और सच कुछ और है, उसका सबूत अगर आपके पास है, तो आप अपनी वाइफ पर सीआरपीसी के सेक्शन 340 के अंतर्गत झूठी एफिडेविट देने का मुकदमा करके उन्हें पनिशमेंट दिला सकते हैं उन्हें। या अगर आपकी वाइफ को अपने फादर की संपत्ति में हिस्सा मिला था, ये बात आपको पहले नहीं पता थी, बाद में पता चली जब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, तब अगर आपको पता चलती है तो आप सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उनके प्रॉपर्टी से संबंधित कि उनको अपने फादर के यहाँ हिस्सा मिला है और उन्होंने ये बात छुपाई थी न्यायालय में, उन्होंने कहा था उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उन सारे प्रूफ को लगाकर आप रिव्यू में या अपील में जा सकते हैं। अगर ये प्रूफ कर ले जाते हैं कि आपकी वाइफ के पास पहले से इतनी संपत्ति थी या सोर्स ऑफ इनकम कुछ था, तब हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस ना भी देना पड़े। अगर आपके वाइफ की इनकम आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, आपसे ज़्यादा संपत्ति है उनके नाम पर पहले ही, वो अपना भरण पोषण कर सकती हैं, तो हो सकता है आप मेंटेनेंस देने से बच जाएं। अगर नहीं भी बचते हैं तो आपको कम से कम मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आपका उतना मेंटेनेंस नहीं जाएगा जो आपकी वाइफ द्वारा ये कहकर कि वो लाचार बेसहारा हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अपना घर नहीं चला सकती, उनके पास एक यही इनकम का जरिया होगा जो उनको उनके पति से मेंटेनेंस के रूप में दिया जाएगा। अगर आपकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, ये बात आपको पता तो थी पर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, और अब आपको प्रूफ मिल गया है उनकी दूसरी शादी का, कोई गवाह है या कोई सबूत है, उनकी मैरिज सर्टिफिकेट मिल गई है आपको, तब भी आप रिव्यू में जा सकते हैं या अपील में जा सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वहाँ जाकर ये प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है तब आपको आपसे मेंटेनेंस लेने का कोई राइट नहीं रहता है, तब आप मेंटेनेंस देने से
बच सकते हैं। अगर आपकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है और झूठ बोलकर आपसे भी मेंटेनेंस ले रही हैं, न्यायालय में ये बात छुपाई है, तब भी सेक्शन 340 CRPC के अंतर्गत वो झूठ बोलने के लिए उन्हें पनिशमेंट दी जा सकती है न्यायालय से। और साथ ही साथ आप अपील में जाकर ये प्रूफ करके मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर वो वाइफ को जो मेंटेनेंस देते हैं, जो अमाउंट मेंटेनेंस के लिए वाइफ को पे किया जाता है, उसमें भी टैक्स रिबेट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, उसमें टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। आप चाहे 10,000 मेंटेनेंस देते हों अपनी वाइफ, वो चाहे आप मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी अमाउंट हो, कुछ भी पे करते हों, उस पर टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। न्यायालय में अपने आप को एक सीधा साधा सभ्य इंसान, साथ ही साथ एक सुझाव और देना चाहूँगी मैं कि जो भी हस्बैंड या वाइफ कोई भी हों, तो न्यायालय में अपने आप को एक सीधा साधा सिंपल या सभ्य इंसान ही प्रेजेंट करें। वहाँ पर अपने पार्टनर के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, गाली गलौज या मार पिटाई जैसा माहौल क्रिएट ना करें, क्योंकि उससे माननीय न्यायालय या जज साहब पर आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और न्यायालय को लगता है कि अगर हमारे सामने ये लोग इस तरह की बदतमीजी या लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं तो इनके रिश्ते आपसी कितने खराब होंगे। तो जो भी इस तरह की बदतमीजी या मिसबिहेव करेगा उसका पक्ष नेगेटिव ही जाएगा जज साहब के सामने। तो इस तरह की हरकतें करने से बचें। न्यायालय में जितना ज़रूरी हो, जितना पूछा जाए बस उतना ही बोलें, बेवजह वहाँ पे आर्गूमेंट क्रिएट ना करें। बाकी आपके वकील साहब रहेंगे, जहाँ पे आपको बोलने के लिए कहा जाए वहाँ बोलें, अन्यथा आपके वकील साहब आपका पक्ष रखने के लिए हैं न्यायालय में। वो जो भी उचित है अपनी तरफ से न्यायालय के समक्ष रखेंगे। महंगे ब्रांडेड फ़ोन और महंगे कपड़ों के साथ अगर न्यायालय में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो आपकी इमेज एक हाई प्रोफाइल पर्सन की बनेगी, ना कि किसी सामान्य इंसान की जो पैसों का मोहताज है और उसकी इनकम इतनी नहीं है। या जो आपके वकील साहब हैं, आपका पक्ष आपकी तरफ से एक गरीब और बेचारे और जिम्मेदारियों की बोझ के तले दबे हुए इंसान की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं और आप वहाँ सूट बूट में और महंगे फ़ोन के साथ और एटीट्यूड के साथ वहाँ प्रेजेंट हों और वहाँ न्यायालय में अपने पार्टनर के साथ बदतमीजी करें या लड़ाई झगड़े करें, तो उस सब से आपका जो पक्ष है वो नेगेटिव होगा और केस आपके फेवर में नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की हरकत करने से बचें। एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि आप लोग अक्सर कहते रहते हैं कि वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया है, DV एक्ट लगा दिया है और उसमें सबको, घर वालों को दहेज प्रताड़ना के लिए मुकदमा कर दिया, रिश्तेदारों को, परिवार को और सबको। तो DV एक्ट जो है वो अगर पत्नी सास ससुर को परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हस्बैंड भी अपनी वाइफ पे कर सकता है और सास ससुर भी अपनी बहू पर कर सकते हैं। तो अगर आपकी बहू या आपकी पत्नी आपके साथ प्रताड़ना करती है या आपको प्रताड़ित करती है, आपको परेशान कर रही है, धमकी देती है, आत्महत्या करने की धमकी या कोई भी इस तरह की धमकी देती है, आपको मानसिक पीड़ा पहुंचाती है, तो आप भी DV एक्ट का मुकदमा अपने पेरेंट्स की तरफ से भी कर सकते हैं बहू के ऊपर मानसिक प्रताड़ना के लिए, और हस्बैंड भी वाइफ पे मानसिक प्रताड़ना के लिए DV एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ वाइफ के लिए ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बना हुआ है, सास ससुर भी अपने बहू के अगेंस्ट DV एक्ट का यूज कर सकते हैं और हस्बैंड भी वाइफ के अगेंस्ट यूज कर सकता है। पता नहीं क्यों सारे मेल जो हैं वो बार बार कमेंट करके या मैसेज करके यही कहते हैं कि मैडम महिलाओं के लिए तो सारे कानून बने हैं, पुरुषों के लिए भी कोई कानून है क्या, या हम आदमी कहाँ जाएं, हम बहुत प्रताड़ित हैं। तो मैं यही बताने का प्रयास करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि पुरुषों के लिए भी कानून बने हैं। आप लोग ये मत कहिए कि कानून आपके हक में नहीं है, आप लोग उपयोग नहीं करते हैं या उपयोग करना नहीं चाहते या अवेयर नहीं हैं जो भी कानून आपके हित में बने हैं। जो भी वजह हो ये तो आपको ही पता होगी, मुझे जितना नॉलेज रहती है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है महिलाओं और पुरुषों के हक से संबंधित बातें, किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें, कोर्ट में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, और वो वाइफ हस्बैंड के मैटर के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आपका
CRPC सेक्शन 125 का केस चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग साबित होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वाइफ ने शादी भी कर ली है या आपसे अलग रह रही हैं, वो कमा भी रही हैं, उनका बिजनेस भी है, कुछ भी है, किसी भी तरह की इनकम है उनकी, या उनको पेरेंटल संपत्ति मिली है, और आपका कोई बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो आपको उसका मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। एज ए फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे के रख रखाव और एजुकेशन या जो भी खर्चा है उसको पे करना। तो आप अपने बच्चे का खर्चा देने से नहीं बच सकते हैं, आप अपनी वाइफ का मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। तो अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल ना रखें कि अगर आप वाइफ का खर्चा और बच्चे का दोनों का दे रहे हैं तो आप इन सारे तथ्यों को प्रूफ करके या सबूत लेके कि वाइफ कमा रही है या ससुराल से, मतलब उसको अपने मायके से प्रॉपर्टी मिली है या दूसरी शादी कर ली है, इन सारी परिस्थितियों में सिर्फ आप पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं, बच्चे को खर्चा देने से नहीं बच पाएंगे। बच्चे का खर्चा आपको हर हाल में देना ही पड़ेगा, क्योंकि एज ए फादर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने टॉपिक्स इस वीडियो में क्लियर किया है वो आपको समझ आ गया होगा बहुत। फिर भी किसी अन्य टॉपिक पे और जानकारी चाहते हैं तो कृपया मुझे ईमेल, कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे संपर्क के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सब दे रखी है। आप वहां से जाके मुझे अन्य सोशल मीडिया माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।